Hi everyone, this is Divya. So we have started Mathematics 2 lecture series, which is Unit First, Ordinary Differential Equation. We have already discussed so many topics, and today's topic is Simultaneous Linear Differential Equation. Alright, so let's just start it. तो simultaneous linear differential equation क्या होता है? Differential equation in which there is one independent variable and two or more dependent variable, है ना. तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दो या दो से ज़्यादा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो मैं आपको ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको बता चुकी हूँ. मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही ये बता दिया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ना. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि ऐसे ध्यान रखेंगे आप कि जिस फंक्शन का जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है वो होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, चलिए. तो आपने अभी पढ़ा कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. चलिए मैं आपको बताती हूँ कि और आगे क्या होगा. मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास f1 dx प्लस phi1 dy इज इक्वल टू q1. दूसरा इक्वेशन है आपके पास phi2 dx प्लस phi2 dy इज इक्वल टू q2, है ना. तो q1 q2 क्या होगा, देखिए ये कोई फंक्शन होगा जो कि किसका होगा, कौन से वेरिएबल के साथ होगा, x के साथ. यहाँ पर कोई फंक्शन होगा जो कि कौन से वेरिएबल के साथ होगा, y के साथ. और यहाँ पर q1 होगा. अब q1 क्या होगा, q1 और q2 या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या फिर फंक्शन ऑफ t होंगे. q1 और q2 क्या होंगे, या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या फिर फंक्शन ऑफ t होंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी f2 dx प्लस phi2 dy इज इक्वल टू q2. पहली बात तो आपको नाम से क्लियर है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक साथ दो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी, है ना. अभी इसके पहले के लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका हम लोगों ने CF/PI निकालना सीखा. उसके बाद में मैंने और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना सीखा. उसके बाद में मैंने आपको बताया था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग यूलर कॉची इक्वेशन भी कहते हैं. वहाँ पर भी आपने वहाँ पे कैसे काम करते हैं वो भी आपने सीखा. तो आज यहाँ पर क्या होगा कि इसमें आपके पास दो फंक्शन होंगे, है ना. साइमल्टेनियस दो फंक्शन होंगे आपके पास कुछ इस तरीके से. और जब आप इन फंक्शन को सॉल्व करेंगे, आप जैसे आपने सीखा होगा, आप बचपन में हम लोग करते थे क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन बोलूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, या फिर मैं बोल दूँ 3x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 1, है ना. ये मैं आपको अगर इक्वेशन दे दूँ और मैं बोलूँ कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मीन्स आप समझोगे कि यहाँ से दिस इज़ y, तो इसका मतलब आप समझोगे कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो x y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे एंड देन x की वैल्यू फाइंड करोगे. फिर अगली बार y को डिलीट करोगे और x को डिलीट करोगे और y की वैल्यू फाइंड करोगे. ऐसे ही तो करते थे हम लोग, है ना. तो बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन यहाँ पर भी है और कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही कुछ चीज़ें हैं. देखिए, तो जब आप यहाँ से सॉल्व करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो x ऑफ t मिलेगी. x की वैल्यू किस में मिलेगी, t में, एंड y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको t में मिलेगी, है ना. आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आपको मिलेगा वो t में मिलेगा. और अभी तक आपने सीखा था कि dx को हम लोग कैपिटल D कहते थे. उसके बाद आपने सीखा कि dz को हम लोग कैपिटल D कहते हैं. किस में, dx को कैपिटल D कहाँ पर कहते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में. dz को हम लोग कैपिटल D कब कहते थे, जब हमने सीखा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू किसके फॉर्म में मिलेगी, t के फॉर्म में, एंड y की वैल्यू भी t के फॉर्म में मिलेगी. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ जान लीजिए कि फिर t क्या होगा, t यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड x एंड y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है. क्यों, क्योंकि x और y का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पर फंक्शन ऑफ t या फिर कोई कांस्टेंट होगा, इसलिए t क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. चलिए हम लोग इसको एक क्वेश्चन के उससे समझते हैं. ठीक है, एक साधारण सा क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे.
ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा देती हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है d+1 इंटू यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, है ना, d-1 इंटू यक्स प्लस d+5 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन टी। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। आपको पता है दो इक्वेशंस दी गई हैं और बिल्कुल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मैंने आपको बोला था क्यू या तो फंक्शन ऑफ टी होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, और वैसा ही है। और यहाँ पर यक्स और वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब इन इक्वेशन को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में आपको यक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आप यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको टी के फॉर्म में मिलेगी, है ना, और जब आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो भी किसके फॉर्म में मिलेगी? टी के फॉर्म में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको वैल्यू मिलती जाएगी। आपको इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर देखें अगर, तो मैं क्या कर दूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो भी आपको इक्वेशन देख के लगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, और फिर क्या करिए, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है हमारे पास? dx/dt प्लस यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, dy/dt प्लस यक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, गिवन यक्स 0 इज इक्वल टू वाई 0 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमें दी गई है। फिलहाल हम लोग अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन देखते हैं। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन्हें हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? हमें पता है कि ये साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके समझाती हूँ कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया था क्या, d/dt जहाँ पर भी रहेगा वहाँ मैं क्या लिखूँगी? कैपिटल D लिखूँगी। तो इस अकॉर्डिंग ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? dx प्लस यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, या फिर इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ d+1, यक्स को बाहर कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास dy/dt प्लस यक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैंने आपको बताया कि d/dt को कैपिटल D बोलेंगे, है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ अब कैपिटल D y प्लस यक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो और इसको किस तरह लिख सकती हूँ? मैं यहाँ से क्या कॉमन कर लूँगी? पहले मैं यक्स को पहले लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास यक्स का जो फंक्शन है टर्म है वो पहले लिखा हुआ है, तो मैंने यक्स को पहले लिख दिया। और यहाँ से मैं y कॉमन कर लूँगी, तो दिस विल बिकम d+4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल इसी के फॉर्म में है। दिस इज़ f1 dx, दिस इज़ phi1 dy, दिस इज़ अगेन f2 dx, दिस इज़ phi2 dy इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था कि q1 q2 क्या होगा, या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ t होगा। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको बैलेंस करके और फिर यक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, आप देखो यहाँ पर d+4 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में d+4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, d+4 से यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दूँ एंड इक्वेशन नंबर 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है ना। दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं क्या लिख दे रही हूँ, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रही हूँ, d+4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साथ में प्लस कर रही हूँ। हमने क्या किया, प्लस कर दिया किसको, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट इक्वेशन में हमने d+4 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों का एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग d+4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस विल बिकम d+1 इंटू d+4 इंटू यक्स, है ना, -2 इंटू d+4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपके पास। इस वाली इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 2x। यहाँ पर कितना बनेगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 2 इंटू d+4
4 इंटू वाई इज इक्वस टू 0, है ना। ये आपके पास बन गया। और इनको क्या करना है आपको, आपने इनको ऐड किया है तो कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा आपके पास, d+1 d+4 इंटू यक्स प्लस 2x इज इक्वस टू 0। कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग जब हमें पहले 2 इक्वेशन दी रहती थी और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, तो ऐसे ही हम इक्वेशन बैलेंस करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर देते थे, कुछ इसी तरह किया करते थे, है ना। तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या मिलेगा, d² + 5d + 4 दिस इज़ 5d + 4 + 2 इंटू यक्स, है ना। ये आपके पास मिल गया जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 0, यक्स को बाहर कर लिया, है ना। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और यहाँ से यक्स को बाहर कर लिया तो हमें कुछ इस तरह मिल गया। और यहाँ पर और थोड़ा सा सॉल्व करिए तो d² + 5d और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 इंटू यक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया जहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, d इज़ dy/dt, है ना। ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब ये तो आप ऑलरेडी सॉल्व करना जानते हैं। कैसे सॉल्व करना जानते हैं, देखिए ये लीनियर, अब ये इक्वेशन बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे, पर वहाँ पर हम y के लिए सॉल्व करते थे, आपको याद होगा यहाँ पर y बाहर आता था, है ना। वहाँ पर, यहाँ पर हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, यक्स के लिए। तो जब हम वहाँ सॉल्यूशन लिखते थे तो क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू CF + PI, पर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यक्स इज इक्वल टू CF + PI, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स इज इक्वल टू CF + PI, कुछ इस तरह हम लोग लिखेंगे। और फिर क्या बन जाएगा, चलिए पहले तो आपको पता है कि इस इक्वेशन में क्या है, Q की वैल्यू तो कितनी है, 0 है। इस इक्वेशन में क्या है, Q इज इक्वल टू 0, देन विच इम्प्लाइज PI इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, है ना। Q 0 है तो PI ही नहीं निकलेगा। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ CF बचा, तो CF के लिए हम लोग काम करेंगे। तो CF के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो D को m से रिप्लेस कर दीजिए, Y को 1 से रिप्लेस कर दीजिए एंड Q की प्लेस पे 0 है ही, तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, m² + 5m + 6। यहाँ पर हम लोग जब वहाँ लिखते थे तो y की प्लेस पे 1 लिखते थे, यहाँ पर अब हमारे पास यक्स है, y की प्लेस पे क्या आ चुका है, यक्स आ चुका है, तो हम यक्स से 1 को रिप्लेस कर देंगे, है ना। d को m से, यक्स को 1 से, y की प्लेस पर 0 पुट करेंगे और q की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। इवन q ऑलरेडी 0 है भी, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पर। तो अब जब इस इक्वेशन को, आप इस इक्वेशन का क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या करना होता है, हमें फैक्टर करना होता है। जब आप इसका फैक्टर करोगे तो दिस विल बिकम m+2 इंटू m+3, नाउ वी विल गेट m इज इक्वल्स टू -2 एंड कितना, m इज इक्वल टू -3। तो आपको m की एक वैल्यू -2 एंड एक वैल्यू कितनी मिल गई, -3 मिल गई, है ना। 2 वैल्यू मिल गई। और ये दोनों ही रूट्स कैसे हैं, कैसे रूट्स हैं आपके पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं आपके पास। और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो हमें क्या करना होता है, CF का क्या फॉर्मूला होता है, CF इज इक्वल टू C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x, है ना। तो ये एक m1 है, एक m2 है, पुट कर दीजिए तो दिस विल बिकम अच्छा वहाँ पर फॉर्मूला तो आपके पास यक्स के लिए होता था, क्योंकि वहाँ पर यक्स क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और y क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। वहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल होते थे इसके पहले आपके पास, यक्स और y, और जिसमें क्या होता था, यक्स जो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। पर यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यक्स एंड वाई बोथ आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टी इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर अभी वाई तो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ यक्स और टी की बात हो रही है, जहाँ पर टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फॉर्मूला अब आप यक्स में नहीं टी में लिखेंगे, है ना। यहाँ पर किस में फॉर्मूला लिखेंगे, टी में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻m की प्लेस पे -2 इंटू टी प्लस C2 e⁻3 इंटू टी, कुछ इस तरह आपको मिल जाएगा CF। अब आपको यहाँ पर CF मिल चुका है, पर अभी भी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए वो देखिए, है ना। इसको आप जरा थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। और उसके बाद में हमें पता है कि यहाँ से मुझे यक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, CF आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू CF की कितनी वैल्यू है, C1 e टू द पावर -2t प्लस C2 e टू द पावर -3t। आपको पता है कि x की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए। अब हमें चाहिए y निकालने के लिए हमें क्या करना होता था कि एक वैल्यू निकाल लेते थे, दूसरी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते थे और वहाँ से हमें y फाइंड आउट हो जाता था ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, या यहाँ से देखिए ये इक्वेशन है आपके पास, है ना, ये जो हमें दी गई थी ये वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली, इसको लिख लीजिए बाय इक्वेशन कौन सी है, dx/dt प्लस x माइनस 2y। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँ तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx/dt प्लस का x, है ना। x की वैल्यू हमारे पास है तो मैं वो पुट कर दूँगी, dx/dt प्लस x की कितनी वैल्यू है हमारे पास, C1 e टू द पावर -2t प्लस C2 e टू द पावर -3t। ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पर d/dt x की वैल्यू कितनी है, C1 e टू द पावर -2t यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, C2 e टू द पावर -3 यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, प्लस C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर -3t, है ना। ये हमने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। जब आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है C1 तो कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा, ये आगे आएगा तो -2 C1 e टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2t, यहाँ पर हो जाएगा -3 C2 e टू द पावर -3t, है ना, प्लस C1 e टू द पावर -2t प्लस C2 e टू द पावर -3t। तो ये आपके पास 2y इज इक्वल टू आ गया। और 2y इज इक्वल टू अगर ये आ गया तो हम इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से कितना, -C1/2 e टू द पावर -2t माइनस C2 e टू द पावर -3t, यही तो मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर C1 e टू द पावर यहाँ पर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर -2 C1 है तो आपको कितना मिलेगा, -C1/2, और इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 - 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा दिस इज़ 2, है ना, यहाँ से आपको मिलेगा 2 और अपॉन में ये वाला 2 आएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का C1/2 e टू द पावर -2t माइनस C2 e की पावर -3t। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, और साथ में हमने 2 डिवाइड भी कर दिया है, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 C2 e टू द पावर -3t मिलेगा, और जब इस 2 को इधर भेजेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये y की वैल्यू मिल गई। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। तो आपको वैसे तो कई सारे क्वेश्चन में यही x और y की वैल्यू ही निकालनी रहेगी, बट और साथ में क्या, पर इस इक्वेशन में कुछ एक कंडीशन दी गई है विच इज़ x0 इज़ इक्वल टू y0 इज़ इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोग वो कंडीशन भी देख लेते हैं कि क्या करना है उसमें। तो हमें दिया है x0 इज़ इक्वल टू y0 इज़ इक्वल टू 1, कुछ ऐसी कंडीशन हमें दी गई है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं x इज़ इक्वल टू 1 रखूँगी, अगर मैं t इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगी तो मुझे x क्या मिलेगा, t इज़ इक्वल टू 0 पुट करने पर मुझे x क्या मिल रहा है, 1। या x जब 1 है तो t कितना है, 0 है, और जब y 1 है तो t कितना है, t 0 है। यही तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि x इज़ इक्वल टू कितना होता है, x ऑफ t, एंड y इज़ इक्वल टू कितना होता है, y ऑफ t। यही तो मैंने आपको बताया था कि x इज़ फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो इट मीन्स कि t की प्लेस पे 0 है, यहाँ t की प्लेस पे 0 है, तभी तो कुछ ऐसी बात होगी, है ना। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा ये कंडीशन लगा के सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ऑलमोस्ट ये हो चुका है ना। ये कंडीशन लगा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 में हम लोग अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दें, ये कंडीशन हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में अगर अप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, देखिए x की वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e टू द पावर 0 इज़ 1, तो हमें मिलेगा C1। यहाँ पर भी e की पावर 0 इज़ 1 तो हमें मिलेगा C2। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई। चलिए फ्रॉम हम लोग सेकंड में देखते हैं,
फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं यही कंडीशन अप्लाई करूँगी, नॉट इन सेकेंड, इन इक्वेशन नंबर फोर्थ में, इक्वेशन नंबर फोर्थ में अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है y इज इक्वल टू भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर पुट करूँगी तो यहाँ पर मिलेगा मुझे माइनस का c1/2, ये 0 हो जाएगा, माइनस का c2 e टू द पावर माइनस a टू द पावर 0 कितना होगा 0, तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन हमें मिल जाएगी, विच इम्प्लाइज, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा -c1 माइनस 2c2 अब होल अपॉन में 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस का c1 माइनस का 2c2, यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, आपके पास एक इक्वेशन ये मिल गई यहाँ से, है ना, इसको आपने इधर भेजा तो 2c1, 2 इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस 2c2, और एक इक्वेशन है आपके पास 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, है ना, इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लीजिए, तो इसको डबल स्टार मान लीजिए, तो स्टार और डबल स्टार से हम लोग इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3, और यहाँ से मिलेगा इज़ इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो c2, तो आपको मिलेगा c2 इज़ इक्वल टू 3 एंड c1 इज़ इक्वल टू कितना मिलेगा, नहीं, हाँ, c2 इज़ इक्वल टू 3 एंड c1 इज़ इक्वल टू 4 मिल जाएगा। यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बिकम माइनस c2 इज़ इक्वल टू 3, या फिर c2 इज़ इक्वल टू -3 आपको मिलेगा, एंड c1 इज़ इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा, है ना। जब आप c2 की वैल्यू कहीं पुट कर देंगे यहाँ पर तो c1 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और यही c1 और c2 और c1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, हमने ये कंडीशन अप्लाई करी, तो हमें क्या मिल गया, c2 और c1 की वैल्यू। चलिए हम लोग ये इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में पुट कर देते हैं ये कंडीशंस, जैसे वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इसके पहले भी हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, जब कोई कंडीशन दी रहती थी तो पुट करेंगे, तो जब पहले वाले में पुट करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू तो ये बन जाएगा 4 e टू द पावर -2t, यहाँ पर बन जाएगा -e टू द पावर -3t, और y इज इक्वल टू बन जाएगा -2 e टू द पावर -2t प्लस e टू द पावर -3t। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा, इसके पहले भी आप कह सकते थे कि हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी थी, ऑफकोर्स फाइंड आउट हो चुकी थी, पर हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं थी, जो कि हमें एक कंडीशन दी गई थी, वहाँ से हमारे पास c1 c2 की वैल्यू भी मिल गई, तो हमने वो कांस्टेंट की भी वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद हमें x और y की ये वैल्यू मिल गई, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं, और आपको मैं बताती हूँ। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में जब आप वैल्यू पुट करेंगे c1 एंड c2 की, तो यहाँ पर कुछ आपको x की वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी और y की वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी, है ना। c1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हमने यहाँ पर c1 के प्लेस पे 4 रख दिया। c2 की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पर कितना था, ये हो जाएगा कितना, -3 e टू द पावर -3 हो गया। सिमिलरली फॉर y ऑल्सो, यहाँ पर भी हमने c1 की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 4 एंड c2 की वैल्यू -3, तो हमें ये मिल गया, है ना। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला एग्जांपल, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था कि q1 q2 क्या होंगे, या तो फंक्शन ऑफ t होंगे या फिर कोई कांस्टेंट होंगे। तो आप देख रहे हैं एक तो फंक्शन ऑफ t है और दूसरा क्या है, 0 है, तो 0 भी तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि d/dt को हम लोग कैपिटल D कहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, कैपिटल dx प्लस 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू t, यही तो बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कितना, d प्लस 5 इंटू x माइनस का 2y इज इक्वल टू t, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और आपको सेकेंड वाले इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, d/dt की प्लेस पे कैपिटल D पुट कर दीजिए, इंटू d इंटू वाई प्लस 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग ये y को एक साथ कर सकते हैं, तो मिल जाएगा d प्लस 1 इंटू वाई को बाहर कर दीजिए, प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 2 इक्वेशन हमें मिल गई है, ये दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, बस यक्स के सारे जितने भी कोफिशिएंट थे उनको यक्स कॉमन लेके एक साथ रख लिया है, और वाई के जितने कोफिशिएंट्स है उसमें से वाई कॉमन लेके उनको एक साथ रख लिया है, बस और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, या फिर इनको आप थोड़ा सा इधर उधर अरेंज कर दीजिए। इस इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मत मानिए, थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहले यक्स वाला लिखेंगे 2x प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई, ऐसा लिखेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में ईजी रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहिए, है ना। तो ये आपके पास मिल गया, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अभी बताया कि इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करके क्या करना है, यक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, d+1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और प्लस कर रही हूँ, उसको ऐड कर रही हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें d+1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसमें अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर कितना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, y के प्लेस पे कितना है, d+1 है, और यहाँ पर y के साथ कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो मैंने दोनों को अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी और हम वो इजीली कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, और जब ऐड कर देंगे, एडिशन अप्लाई करेंगे, एडिशन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्या करेंगे, देखिए, तो पहले तो इक्वेशन नंबर 1 में d+1 से करिए मल्टीप्लाई, तो d+1 इंटू d+5 इंटू यक्स, है ना, -2 इंटू d+1 इंटू वाई इज इक्वल टू टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दिया हमने। इस इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 4x प्लस 2 इंटू d+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरह कुछ बन गया। और जब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमने इस तरह लिख के हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, d+1 इंटू d+5 इंटू यक्स प्लस 4x प्लस d+1 इज इक्वल टू, नॉट प्लस, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, d+1 इंटू टी, है ना, क्योंकि हमने जब d+1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर टी में भी मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा d+1 इंटू टी, और ये तो 0 है, सब ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आपको मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद d+1 d+5 को d² प्लस 5d प्लस d प्लस का 5 इंटू यक्स, है ना, और यहाँ से प्लस का 4x इज इक्वल टू d+1 इंटू टी मिल जाएगा। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ d² प्लस 6d हो जाएगा प्लस का 5 इंटू यक्स प्लस का 4x इज इक्वल टू d+1 इंटू टी हो जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। और इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, अब आपको पता है कि पहले तो मुझे इसको, और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इन दोनों में से यक्स बाहर कर सकती हूँ, तो ये बन जाएगा d² प्लस 6d प्लस का 5 प्लस का 4 इंटू यक्स इज इक्वल टू d+1 इंटू टी। मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, या फिर ये बन जाएगा, क्या बनेगा ये इक्वेशन, देखिए, यहाँ से मिलेगा आपको d² प्लस 6d प्लस का 9 इंटू यक्स इज इक्वल टू d+1 इंटू टी बन जाएगा, है ना। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। और आपको पता है दिस इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं CF प्लस PI। और कंप्लीट सॉल्यूशन किस में लिखेंगे, यहाँ पर यक्स है तो हम लोग यक्स इज इक्वल टू लिखते हैं, यक्स इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF प्लस PI, ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वहाँ पर हमारे पास y होता था तो हम लोग y लिखते थे, यहाँ पर यक्स है तो हम लोग यक्स लिखेंगे, यक्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए, आपको पता है कि यहाँ पर पहले तो हम लोग फॉर CF के लिए करते हैं, फॉर CF सॉल्व करेंगे। CF के लिए करेंगे तो d को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, d को m से रिप्लेस कर दीजिए, यक्स को 1 से, एंड q की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पर q भी है तो इसको पुट कर दीजिए 0 के इक्वल, तो दिस विल बिकम m²
प्लस 6m प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई है। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का फैक्टर करना है और उसके रूट्स निकालने हैं। तो आपको पता है, आपको देखकर ही लग रहा है कि ये क्या है, यम प्लस 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा यम इज इक्वल टू -3 -3 मिल जाएगा, है ना। यम के दो रूट्स हैं, कितने कौन कौन से, -3 और -3। यहाँ से अब आपको पता है कैसे रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। रियल एंड रिपीटेड रूट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है, सी एफ इज इक्वल टू C1 e टू द पावर C1 प्लस यक्स C2, क्या लिख रही हूँ मैं, सॉरी, C1 प्लस यक्स C2 इंटू ई टू द पावर m1x या mx कुछ भी कहिए mx। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे C1 प्लस यक्स C2, यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू द पावर यम की वैल्यू कितनी है, -3। यक्स नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि हमें यक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टी में है, तो आंसर किस में आएगा, हमेशा टी में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा ही कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में आंसर हमें किस में मिलता है, टी में मिलता है। यक्स और वाई की वैल्यू हमेशा टी में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सी एफ। अब सी एफ तो हमें मिल चुका है, इसमें पी आई भी निकालना पड़ेगा। जब आप पी आई निकालेंगे, चलिए पी आई के लिए हम लोग करते हैं सॉल्व। फॉर पी आई के लिए करेंगे तो क्या होगा, पी आई निकालने के लिए आपको पता है 1/f d इंटू क्यू लिखते हैं हम लोग। तो 1/f d की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, 1/f d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है d² प्लस 60 प्लस 9, तो d² प्लस 60 प्लस 9 बन जाएगा। इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू है हमारे पास ये, है ना, सॉरी d+1 इंटू टी के साथ, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज़ d+1 इंटू टी, तो पुट कर दीजिए d+1 इंटू टी। अब ये थोड़ा सा और सॉल्व होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो d² प्लस 60 प्लस का 9, यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है कि इसको मैं लिख सकती हूँ dt प्लस टी, है ना, ऐसा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 1/d² प्लस 60 प्लस का 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इट मीन्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी कितना टाइम, 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का टी। और आपको पता है कि ये बन गया, ये कौन सा केस लगेगा यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल इन टी बन गया है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल इन यक्स कहते थे। तो वहाँ पर यहाँ क्या केस लगाते थे, केस नंबर 3, ये q इज इक्वल टू यक्स टू द पावर यम, या फिर बोलिए t टू द पावर यम पॉलिनोमियल ऑफ t बन गया है, ठीक है। तो वो वाले फॉर्मूले में हम लोग क्या करते थे, इसमें इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते थे, 1+x के फॉर्म में लिखते थे, और यहाँ पर हम किसके फॉर्म में लिखेंगे इसको, चलिए पहले तो लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन करेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह बनाना है। सबसे पहले उस तरह बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, केस 3 लगाने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को हम लोग कॉमन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन करेंगे। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है, आपको पता है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0। तो इट मीन्स कि हम इस इक्वेशन में से क्या कॉमन कर लेंगे, 1/9 कॉमन कर लेंगे। तो ये बन जाएगा d²/9 प्लस 6d/9 प्लस का 1 इंटू कितना मिलेगा आपको, 1 प्लस टी मिलेगा। लोएस्ट डिग्री टर्म हमने कॉमन कर लिया। या फिर इसको आप थोड़ा सा अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 1 प्लस कितना बन जाएगा, ये d² प्लस 60 होल अपॉन में 9। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए कुछ ऐसा, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस टी लिख सकती हूँ, है ना। ऐसा लिखने के बाद में यहाँ पर 1 प्लस 9 तो कांस्टेंट है, इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऊपर लेके जाती हूँ, वहाँ पर ऐसे करते थे हम लोग। तो ये बन जाएगा d² प्लस 60 प्लस का 9 बन जाएगा, और यहाँ पर इसका इन्वर्स हो जाएगा और 1 प्लस टी हो जाएगा इनटू में, है ना। ये पूरे ब्रैकेट को हम ऊपर लेके चलेंगे, तो कुछ इस तरह बन गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पता है इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पे कौन सा लगेगा, 1 प्लस यक्स की पावर -1, जो कि मैंने आपको बताया है कितना होता है, 1 माइनस यक्स प्लस x² माइनस
यक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन आप लगा दीजिए तो ये 1/9 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस यक्स मतलब ये पूरा ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा यक्स की जगह पर डी स्क्वायर प्लस 60 होल अपॉन में 9। यहाँ पर बन जाएगा कितना प्लस डी स्क्वायर प्लस 60 प्लस अपॉन में 9 और इसका होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसके बाहर ब्रैकेट में 1 प्लस टी बन गया, है ना। ये बन गया आपके पास। अब आपको पता है, आप अपने 1 प्लस टी को देखिए, फंक्शन को देखिए। यदि मैं इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करूँगी तो कितना मिलेगा 1 का 0 एंड टी का कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सेकंड टाइम में जैसे ही डिफरेंशिएट करूँगी तो कितना हो जाएगा ये 0। इट मीन्स सेकंड टाइम से ही इसका डिफरेंशिएशन कितना आते जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो जो भी मैं क्या करूँगी, जितने फर्स्ट टर्म वाले हैं उनको ही लिखूँगी, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दूँगी। मतलब 1/9, पहले तो आप इस 1 प्लस टी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए पूरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पर आएगा 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, और यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 1 प्लस टी मिलेगा। इसका मतलब कि 1 प्लस टी का कितनी बार डिफरेंशिएशन 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने पे इस 1 प्लस टी का क्या मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस के अंदर, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन इस 1 प्लस टी का कितना होगा 0 होगा। 0/9 लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्लस 6 अपॉन में 9 इंटू डी इंटू 1 प्लस टी, तो डी इंटू 1 प्लस टी का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस टी का 1 टाइम डिफरेंशिएशन, और 1 टाइम आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। आपको पता है इसके बाद सारे टर्म स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 वाले मिलेंगे, तो उन सबको हम लोग छोड़ देंगे और यहीं पे अपना सॉल्यूशन एंड कर देंगे। अब यहाँ तक बात हो गई ख़त्म, है ना। तो ये बन जाएगा 1/9, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस टी, यहाँ पर हो गया माइनस का 6/9 ब्रैकेट क्लोज। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1/9 हो गया, अंदर हो गया t प्लस 1/3, है ना। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा t प्लस 1/3। और फिर यहाँ पे अब आप हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बताया आपको क्या लिखते हैं हम लोग, सी एफ प्लस यक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं। तो क्योंकि इसमें एक Q1 Q2 एक वैल्यू दी गई थी T, इसलिए यहाँ पर पी आई 0 नहीं हुआ और पी आई भी निकला, है ना। यहाँ पर यक्स इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हमारे पास थी C1 प्लस यक्स C2, सॉरी हाँ कितनी वैल्यू थी, यक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो हम यक्स नहीं लिखेंगे टी लिखेंगे। आप यहाँ पर भी करेक्ट कर लीजिए, यहाँ टी रहेगा, सॉरी, है ना, क्योंकि हम लोग यक्स का तो सोल्यूशन ही निकाल रहे हैं और यक्स का सोल्यूशन टी में निकलेगा, तो सब कुछ टी में होना चाहिए, ना कि यक्स और वाई में। तो यहाँ पर टी कितना हो गया C2 आया था इंटू e⁻³ हो गया, प्लस पी आई की वैल्यू कितनी है 1/9, टी प्लस 1/3 हो गया, है ना, टी प्लस 1/3। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। किसकी वैल्यू हो गई, यक्स की वैल्यू हो गई। हमें यक्स की वैल्यू मिल गई है, हमें चाहिए वाई की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट में क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू मिल गई है तो एक वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, क्वेश्चन ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या करिए आप यक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कहीं पर भी पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाले में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन में dt, ये था आपके पास 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू t। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास। इसमें से आप ट्रांसफ़र करोगे तो 2y इज इक्वल टू dx अपॉन में dt हो जाएगा, प्लस का 5x एंड माइनस टी, है ना। हमने 2y को उधर ट्रांसफ़र कर लिया और बाकी t को इधर ले आए, तो कुछ इस तरह मिल जाएगा। तो वैसे ही सेम करना है जैसे पीछे किया था, dy/dt, यक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है C1 प्लस TC2 e⁻³ ये किसकी वैल्यू है, यक्स की, प्लस का 1/9, 1 प्लस 1/3, ये पूरी वैल्यू किसकी है, यक्स की है। इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, है ना, प्लस 5 इंटू अगेन वही यक्स की वैल्यू C1 प्लस TC2 e⁻, ऐसे लिखिएगा, e⁻³ प्लस का 1/9, और ये हो गया t प्लस 1/3,
3 यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये कितना हो गया 5x और हो गया -t। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इधर ट्रांसफ़र करेंगे 2 को, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, y की वैल्यू होगी। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर t है, t + 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो जो भी वैल्यू आएगी इस 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, है ना। जितना सॉल्व हो सके, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिल जाएगी वही y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल ही चुकी है। बस यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जो भी सॉल्व होगा, अगर अरेंज होता है तो कर दीजिए, अदरवाइज़ वैसे ही लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।